हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शक्ति बैच। कैसे हो सभी? आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर्स एंड ड्रग्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, आज अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाकर इस सेशन को अटेंड करना है, हर एक चीज को नोट डाउन करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट? यस। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। ऑल्सो हम थोड़ा बहुत सोप्स एंड डिटर्जेंट्स उन सब के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक अमेजिंग सेशन के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। राइट? तो फर्टिलाइजर्स सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मैम, फर्टिलाइजर्स का मतलब ये है कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है फील्ड, राइट, क्रॉप्स। तो यार फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किए जाते हैं? कभी हमने सोचा? बिल्कुल, ये तो पता है कि यार सॉइल्स में यूज होते हैं। अब हम सभी को पता है दैट हमें ग्रो करने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को ग्रो करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चाहिए होते हैं। सेम उसी तरह से जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जरूरत होती है, और हर एक क्रॉप को एक डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स की जरूरत होती है। और वो मिनरल्स उनको कहां से मिलते हैं? वो मिनरल्स मिलते हैं उनको सॉइल से। अब जब एक ही सॉइल पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होंगी तो क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऐसे, मतलब जब क्रॉप्स बहुत ज्यादा रैंडमली ग्रो करती हैं तो क्या होता है, सॉइल्स में वो पर्टिकुलर विटामिन्स या मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो उनको फिर से एनरिच करने के लिए, उस सॉइल को उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में फिर से एनरिच करने के लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स। राइट? अब ये फर्टिलाइजर्स बच्चे दो डिफरेंट तरह के होते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो लेबोरेटरी में बनते हैं, और कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्लाइड पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। आई थिंक इस लाइन का मतलब हमें समझ आ गया है। यस मैम। बाय सप्लाइंग एनपीके एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम एनपीके क्या है? तो यहां पर आपको यह समझना है कि सॉइल में जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो आपके होते हैं एनपीके। चलिए अब इसे समझते हैं। N stands for your नाइट्रोजन। N जो है वो आपके नाइट्रोजन के लिए स्टैंड करता है। P is your पोटेशियम एंड P is your phosphorus. Yes, P is your phosphorus and K is your पोटेशियम। राइट? यस। तो ये जो है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। राइट? आपके सॉइल में ये मिनरल्स का होना बहुत जरूरी होता है, और जब इसमें वो लैक करते हैं तो उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और उसको बढ़ाने के लिए हम ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो ये मिनरल्स प्रोवाइड करें, और इसलिए उन्हें एनपीके बोला जाता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम इसकी बात कर रहे हैं। राइट? चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगेन जो मैम ने आपको बताया, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स। राइट? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो मैम वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। राइट? यस। दीज आर मैन मेड एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स दैट आर एडेड to the soil according to their need। सॉइल में जिस चीज की नीड है उसी के अकॉर्डिंग आप फर्टिलाइजर यूज करते हो। अब अगर ऐसा है कि यार सॉइल में तो नाइट्रोजन की कमी है और हम क्या कर रहे हैं, हम फास्फोरस वाला न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, विल दैट वर्क? नो, दैट विल नॉट वर्क। राइट? यस। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। दीज फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स मेनली ऑफ थ्री टाइप। ये तीन बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इन तीन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। फर्स्ट इज योर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हर एक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा। राइट? फर्स्ट जो अगर आप देखोगे तो दीज फर्टिलाइजर्स रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द सॉइल एंड प्रोड्यूस अमोनिया व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। अब इस चीज को समझना है कि हुआ क्या।
आपने क्या किया, आपने इन फर्टिलाइजर्स को डाला, ठीक है। अब वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब इस अमोनिया का मतलब क्या है, अमोनिया यानी कि NH3 बन गया, राइट, यस। अब क्या होगा, ये जो NH3 है फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रेट्स। ये फर्दर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, यस। और ये नाइट्रेट्स जो होते हैं वो आपके जो प्लांट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, यस मैम, बाय द सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रेट्स बाय सॉइल बैक्टीरिया। जो भी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उन नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट जो है वो इसको यूज कर सकता है और उसकी नाइट्रोजन की जो कमी है वो खत्म हो जाती है, राइट, यस। दीज फर्टिलाइजर्स मेनली सप्लाई नाइट्रोजन। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूरिया। अब अगर हम सबसे पहला फर्टिलाइजर का एग्जांपल देखें तो यूरिया है, एंड आई एम श्योर आप सभी ने यूरिया वर्ड सुना भी है, यस yes, तो या हम अब समझ गए हैं कि यार यूरिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूरिया इज द बेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैविंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैविंग 47% नाइट्रोजन बाय वेट। नाउ द क्वेश्चन इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे बार बार पेपर में पूछी जाती है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज बाय वेट जो है वो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यार ये फर्टिलाइजर है, इसमें बता दो कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है बाय वेट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें फर्टिलाइजर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज क्या है, अगला जो है बच्चे वो आपको कैसे परसेंटेज निकालते हैं ये आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, जब भी आप नाइट्रोजन की परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं तो क्या करेंगे, आप सिंपल सा करो यार, मास ऑफ नाइट्रोजन उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का मास कितना है अपॉन टोटल उस पूरे फर्टिलाइजर का मास है इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो आप हर किसी में नाइट्रोजन की परसेंटेज बाय वेट निकाल पाओगे। तो चलो देखते हैं, परसेंटेज बाय वेट, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन टोटल मास ऑफ यूरिया इनटू 100, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन, अब एटॉमिक नंबर्स हमें याद भी होने चाहिए, राइट। अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हो तो 14, दो हैं तो इंटू 2 होगा, प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन तो मैम 16, प्लस कार्बन है एक तो मैम कार्बन एक, यहां हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, मैम 4 हैं तो यानी कि 4 इंटू 1, राइट। तो इसको ऐड करोगे तो आपका 60 ग्राम जो है वो मास आएगा। तो यानी कि दो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 है, डिवाइडेड बाय 60, तो 28 बाय 60 इंटू 100, तो ये आपको परसेंटेज दे देगा नाइट्रोजन की यूरिया के अंदर। और सेम इसी तरह से आपको मास परसेंटेज निकालनी है हर एक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की। क्लियर है, परफेक्ट। चलो इस तरीके से करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। अब आपको अमोनियम सल्फेट पता होना चाहिए। मैम ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, तो बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी आप कभी भी अमोनियम की बात करते हो तो लेटर से ये है तो इसका चार्ज +1 होता है, आगे आपको सल्फेट दिया है तो SO4 होता है, और याद है इसका चार्ज 2- होता है तो यहां पर हम 2- लिख सकते हैं, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NH4 इसका ट्वाइस हो जाएगा और SO4 हो जाएगा, राइट। और यही फॉर्मूला है आपका अमोनियम सल्फेट का। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज याद मत करो, रटो मत, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्बिंग अमोनिया इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन दी है कि यार NH3 होता है, अमोनिया होता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका अमोनियम सल्फेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया था, अमोनिया ने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, अमोनियम सल्फेट बन गया, परफेक्ट। देखो अमोनियम सल्फेट में दोनों नाम भी आ रहे हैं तो याद हो जाएगा, राइट। इसको अमोनिया कहते हैं मैम, ये हमें पता है, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया मिलकर आपको अमोनियम सल्फेट देते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, एंड सॉल्युबल इन वाटर एंड इट कंटेन्स 21% नाइट्रोजन। अब अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो वो आप खुद भी निकाल सकते हो, राइट। कैसे निकालोगे, अब देखो दो नाइट्रोजन है तो अगेन 2 इंटू 28 कर 2 इंटू 14 कर लो, और टोटल मास देख लो, ये पूरा मास कैलकुलेट कर सकते हैं, कराऊं क्या, कर लोगे। चलो देखते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा मैम 28
ओके हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 है, तो मैम यहाँ पर 8। आगे देखो सल्फर आपके पास में एक का मास होता है बेटा 32, तो मैम यहाँ आएगा 32। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो 4 है, तो 4 इंटू 16 64। मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई है, राइट। यस, तो अब क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 इज 16। ओके ऐसे करते हैं 8 ये 10 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, तो 2 और 2 6 10 13 132, तो 132 इंटू 100। ठीक है, बस अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके परसेंटेज देख लेना। ठीक है परफेक्ट, देखना कि 21 आ रही है कि नहीं, मुझे ऑप्शन में बताना कि 21 आ रही है कि नहीं। हो सकता है ये गलत हो, है ना, तो खुद कैलकुलेट करके हमेशा लिखना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। यस चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है मैम, नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर है दैट इज कैल्शियम साइनामाइड। अब ये कैसे याद करेंगे, कैल्शियम साइनामाइड नहीं याद होगा, क्यों नहीं होगा यार, अगेन फॉर्मूला ही तो लिखना है। देखो कैल्शियम साइनामाइड में एक कैल्शियम होगा और एक साइनाइड होगा, ठीक है। कैल्शियम का चार्ज होता है +2 और साइनाइड का चार्ज होता है -1। ठीक है, तो साइनाइड का चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो CaCN इसका पूरा ट्वाइस हो गया। तो क्या बना कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है इसका CaCN होल ट्वाइस होता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, याद हो जाएगा, पहली चीज याद हो गई। अब इसकी क्या नाइट्रोजन की मास परसेंटेज बाय वेट निकाल सकते हो, यस मैम, नाइट्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। अरे क्या बात है, बहुत इजी है, राइट। यस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ स्टीम ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर हॉट CaC2 एट 1100 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीजें मत याद करो कि तुम हर एक टेम्परेचर को याद करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फर्टिलाइजर याद होना चाहिए और फर्टिलाइजर में मास परसेंटेज याद होनी चाहिए या कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड किस तरह बनता है वो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बट इतनी स्पेसिफिक चीजें रटने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन नाइट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। CaC2 प्लस N2 जो होता है वो आपको CaCN2 प्लस कार्बन देता है, और इस पूरा ये जो CaCN2 प्लस कार्बन होता है ना, इसको नाइट्रोलियम कहते हैं। देखो कह रहा है ना व्हेन नाइट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड, तो जो ये पूरा होता है ना CaCN2 के साथ कार्बन भी ऐड कर दो तो उस पूरे को नाइट्रोलियम कहते हैं। परफेक्ट, आगे देखेंगे इसके बारे में। कैल्शियम साइनामाइड इज अ स्लो एक्टिंग मैन्योर हैविंग 35% नाइट्रोजन बाय वेट। ठीक है, देखो नाइट्रोजन परसेंटेज बाय वेट आपको खुद कैलकुलेट करके देखनी है, इस पर विश्वास नहीं करना, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यस चलो आगे देखते हैं। इट इज ब्लैक इन कलर, और ये ब्लैक कलर का होता है। परफेक्ट, नेक्स्ट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बच्चे, आई एम सॉरी लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट। कैल्शियम है तो मैम कैल्शियम हो जाएगा, अमोनियम अमोनियम, नाइट्रेट नाइट्रेट, बस आपको NO3 याद करना पड़ेगा। इसको भी याद करने का तरीका देखते हैं। कैल्शियम आ रहा है, यस मैम, अमोनियम आ रहा है, यस मैम, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि नाइट्रेट आ रहा है, तो नाइट्रेट दोनों के साथ रिएक्ट करा दो, तो नाइट्रेट जो होता है वो NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। तो अगर NO3 माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ये तो +1 ही है, वो भी -1 होता है, तो यहाँ पर NO3 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला बन रहा है CaNO3 होल ट्वाइस NH4NO3। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कैल्शियम है अमोनियम है तो कैल्शियम लिख लो, अमोनियम लिख लो, और नाइट्रेट लिखना है तो दोनों के साथ उसका कंपाउंड बना के पूरा एक कंपाउंड बना दो। इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल नहीं है। यस वेरी गुड। अब ये बोलता है कि जो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसके अंदर बच्चे 20% नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। यानी कि आपने जो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाला ना सॉइल के अंदर, उसको बैक्टीरिया तोड़े या ना तोड़े, प्लांट डायरेक्टली भी उसको यूज कर लेता है, राइट। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये वाला पॉइंट हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो चलो अब फॉस्फोरस से रिच जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है दैट दीज फर्टिलाइजर्स मेनली सप्लाई फॉस्फोरस।
ये बात बता रहे हैं हमें, नाम से हम पता लगा सकते हैं, राइट? यस, phosphorus is needed for stimulating growth and enables the plants to resist the attack of diseases. अब phosphorus क्यों जरूरी होता है? प्लांट को एक तो ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस जैसे हमारे अराउंड बैक्टीरियाज हैं, डिजीजेस हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग बींग्स ही हैं, तो उनको भी तो डिजीजेस होते होंगे, तो उन्हें कौन बचाता है? उन्हें बचाने के लिए फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस होती है। प्लांट के अंदर फॉस्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिजीजेस से बचाता है, राइट? यस, तो रेजिस्ट द अटैक ऑफ डिजीजेस एंड आल्सो हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स राइपन होते हैं ना, वो इसी से होते हैं, राइट? परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई फॉस्फोरस हुज कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन P2O5। अब जब आप फॉस्फोरस की बात करते हो तो डायरेक्टली फॉस्फोरस नहीं बोलते हम, जो फॉस्फोरस प्लांट्स यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं? P2O5 की फॉर्म में यूज करते हैं। जो फॉस्फोरस प्लांट्स यूज करते हैं बच्चे, वो P2O5 की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है? ओके, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो चलो अब कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स देखते हैं जो फॉस्फोरस से रिच होंगे, राइट? और जो सप्लाई करेंगे प्लांट को P2O5। यस मैम, वेरी गुड। आगे देखते हैं, जो फर्स्ट है दैट इज योर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ठीक है? तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जो होता है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, विच इज सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ठीक है? यस, तो चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4 होल ट्वाइस, CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट 2 CaSO4 डॉट 2H2O, राइट? यस, तो ये होता है आपका सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला बच्चे, और ये आपको याद होना चाहिए। इसको सुपर फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, याद कर लो, CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट 2SO4 डॉट 2H2O। परफेक्ट, आगे देखते हैं। The water soluble component of superphosphate of lime is calcium phosphate। यानी कि इसका जो ये वाला पार्ट है बच्चे, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, इतना, ये इसका वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? इसका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, परफेक्ट। और ये कंटेन करता है 15 to 16% ऑफ P2O5। मैंने कहा था कि फॉस्फोरस को P2O5 की फॉर्म में यूज करते हैं, तो P2O5 की परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ये 15 to 16% होता है। ये फॉर्मूला बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वाटर सॉल्युबल पार्ट कौन सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। क्या है? सेम ही फॉर्मूला ना, CaH2PO4 होल ट्वाइस, बस उसके आगे 3 लगा दिया। सुपर फॉस्फेट याद है? यस, तो बस उसके आगे 3 लगा दो। जो आगे का पार्ट है CaSO4.2H2O वाला हटा दो, सिंपल कैल्शियम वाला सुपर फॉस्फेट याद रखो और उसके आगे 3 लगा दो। ऑल्सो बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है, विच इज बोन एश। बोन एश किसे कहते हैं मैम? बोन एश कहते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को, है ना? यस, तो याद हो गया, कितना आसान था। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और ये पूरा ही सॉल्युबल होगा। उसमें भी तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट वाला पार्टी तो था जो सॉल्युबल था, तो ये भी पूरा सॉल्युबल होता है। परफेक्ट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ 54% फॉस्फोरिक एसिड ऑन कैल्शियम फॉस्फेट। याद करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। हमारे लिए तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी हमने लिख ली है, राइट? यस, नेक्स्ट है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यूजुअली कंटेन्स 43 to 50% ऑफ P2O5। तो बच्चे ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? यस, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैम आपको साथ साथ बताती रहेंगी, बाकी आपकी नॉलेज के लिए है, तो आपको बस गो थ्रू करना है। नेक्स्ट इज थॉमस स्लैग बच्चा, और थॉमस स्लैग क्या है? Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaSiO3। अब मैम ये कैसे याद होगा? जब आपने अगर आपने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो स्लैग वर्ड होता है दैट इज CaSiO3। स्लैग वर्ड हमेशा CaSiO3 के लिए यूज होता है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बस याद रखना कि जब भी स्लैग आए तो यानी कि CaSiO3 को स्लैग बोला जाता है, ठीक है? जब मेटल्स हम क्रिएट करते हैं ना, जब हम मेटल्स ऑब्टेन करते हैं तो स्लैग फॉर्म होता है। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पर थॉमस स्लैग बोला है तो CaSiO3 स्लैग के लिए यूज किया गया है। एंड बाकी का आपको याद ही कर लेना है, कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम फॉस्फेट कैसे होगा मैम? कैल्शियम है, फॉस्फेट है, PO4 के आगे 3 माइनस होता है, ये 2 प्लस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ca3PO4
होल ट्वाइस। स्लैग है इसके आगे तो मैम CaSiO3 हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं। तो कैल्शियम फॉस्फेट डॉट स्लैग है तो CaSiO3, राइट, परफेक्ट। तो इसे कहा जाता है थॉमस स्लैग या फिर फॉस्फोरस स्लैग। आई होप अब याद हो जाएगा, वेरी गुड। आगे देखते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन सिर्फ तभी जब सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। ये होंगे तो ये सॉल्युबल होगा, ये नहीं होंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। phosphate slag gives a steady supply of phosphatic acid for the plant growth. It has 14 to 18% of P2O5. तो P2O5 का 14 to 18% इसमें प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, परफेक्ट, इतना हमें याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज NP फर्टिलाइजर्स। अब क्या देखा हमने, अभी तक हमने देखा कि अकेला नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाला फर्टिलाइजर, अकेला फास्फोरस प्रोवाइड करने वाला फर्टिलाइजर। अब हम देखेंगे कि ऐसे भी तो होते हैं जो दोनों ही प्रोवाइड कर दे, विच इज NP फर्टिलाइजर्स, राइट। तो चलो अब NP फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फॉस्फेट, जिसको बच्चे ADP के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों प्रोवाइड करता है, राइट, यस। तो NH4H2PO4, तो ये क्या है, डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फॉस्फेट, ठीक है। तो बच्चे ये हमें याद होना चाहिए, डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फॉस्फेट। तो जो नाइट्रोजन एज वेल एज, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा है, फॉस्फोरस भी, ध्यान से देखो यहां पर नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, तो दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स और NPK फर्टिलाइजर्स। अगेन, अब जब तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स ही दे दे तो बढ़िया हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगी चीज। यस मैम, तो बस वही यहां पर किया हुआ है कि यार एक ऐसा फर्टिलाइजर जो तीनों एक साथ ही प्रोवाइड कर दे। अब मैं अलग अलग से सारे फर्टिलाइजर खरीदूं और एक फर्टिलाइजर है जो सभी कुछ प्रोवाइड कर दे, तो दैट इज हेल्पफुल, राइट, यस। तो बस वही चीज की गई है। दीज कंटेन मोर देन वन फर्टिलाइजिंग इंग्रेडिएंट, ठीक है। नेक्स्ट इज NPK इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये आपने सुना होगा, किसान खाद, ये वर्ड हमने सुना है, यस। तो जो फार्मर्स यूज करते हैं वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जनरल बेसिस पे, राइट, या फिर किसान यूरिया, ये नाम सुना है, यस। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टुगेदर। नेक्स्ट इज इट इज बेटर टू यूज दीज फर्टिलाइजर्स एज दीज सप्लाइज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो दिस इज गुड, यस मैम। फॉर एग्जांपल नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके किसके, मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स के, दैट इज NPK फर्टिलाइजर्स के। परफेक्ट, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ आ गया है। अब क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम क्या है बच्चे? मैम नाइट्रोलिम जो है वो एक मिक्सचर है CaCN ट्वाइस प्लस कार्बन का, और ये बात हम पढ़कर भी आए थे अभी कि मैम कैल्शियम साइनाइड जो था, जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना कैल्शियम साइनाइड, उसके साथ जब कार्बन ऐड हो जाता है तो बच्चे इसको कहते हैं नाइट्रोलिम, राइट, यस। तो अब आपको नोट दिया गया है एक कि यार कैल्शियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट जो होते हैं increase acidity of soil which can be removed by adding lime to soil। अब क्या होता है, बहुत बार आपके soil में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है, नहीं नहीं, एसिडिटी का मतलब है कि कई बार जो सॉइल होता है उसका पीएच जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि पीएच जब कम होता है, लेस देन 7 होता है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और जब आपका पीएच मोर देन 7 होता है तो वो बेसिक होता है इन नेचर, यस मैम। तो कई बार आपके सॉइल का पीएच कम हो जाता है, दैट इज वो एसिडिक हो जाता है इन नेचर, राइट। लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो पीएच नहीं चाहिए, उनको थोड़ा बेसिक चाहिए, तो इसलिए लाइम ऐड किया जाता है, ठीक है। इसलिए लाइम ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की एल्कैनिटी इंक्रीज हो जाए। एल्कैनिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि पीएच थोड़ा बढ़ जाए, एल्कलाइन हो जाए वो थोड़ा नेचर में, ठीक है। तो ये आपको यहां पर बताया गया है। नाइट्रोलियम क्या होता है बच्चे? नाइट्रोलियम मैम CaCN होल ट्वाइस प्लस कार्बन होता है, यस। बार बार याद करा रहे हैं ताकि दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमें कुछ इतना फर्टिलाइजर की तारीफ कर ली,
पर क्या हम सिर्फ तारीफ करके किसी को छोड़ देते हैं? जिनके पॉजिटिव्स होते हैं उनके नेगेटिव्स भी होते हैं। दिस इज ह्यूमन लाइफ, राइट? हर एक ह्यूमन में कुछ पॉजिटिव्स होंगे तो कुछ नेगेटिव्स होंगे। सेम उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज की बात करोगे तो वो अच्छे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे। तो चलो अब ये देखते हैं। These are expensive and their production releases pollutants and causes pollution of soil, air and water. In fact ऐसा हुआ भी था। क्या हुआ था कि फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके बाद में आपको पता है ना कि फील्ड्स में पानी वानी डाला जाता है। यस मैम। अब वो पानी जो है बच्चे, उसके अंदर आपके फर्टिलाइजर्स जो है वो सब मिक्स हो जाएंगे और फिर क्या करते हैं, उस पानी को बाहर कर देते हैं। तो जब वो बाहर करते हैं तो आप नदी में या फिर किसी ऐसे एरिया में ही डाल देते हो जहां पर क्या होता है, वो उस पानी में मिक्स हो जाते हैं जो पानी आप यूज करते हो। तो वो वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर के अंदर भी चले जाते हैं तो एयर पोल्यूशन हुआ। यस, तो ये अफेक्ट करता है हमें भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है, वो हमें भी अफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट आप उसी प्लांट को खाते भी हो। यस, हम प्लांट से जो भी सब्जियां बनती है वो सब हम खाते हैं, तो वो भी तो हार्मफुल होंगी ना हमारे लिए अगर हम एक्सेस में फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। यस, तो हर चीज का एक्सट्रीम अगर यूज करोगे तो हार्मफुल तो होगा ही, राइट? यस, तो यहां पर वही चीज बोली गई है। नाउ दीज आर लॉस्ट रेडिली व्हेन अप्लाइड इन फील्ड। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो फील्ड के अंदर इनको तो ये इजीली मूव फॉरवर्ड कर देते हैं पानी के साथ या फिर हवा के साथ, और जो पोल्यूशन कॉज करता है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स यार, चलो अभी मैम हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात कर ली, अब चलो थोड़ा नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स की बात करते हो तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स बायोलॉजिकल होते हैं, राइट? अपने आप बनते हैं। एक नाम सुना होगा मेन्योर, बहुत बार सुना होगा कि घर पर बहुत सारे अपनी छोटी सी किचन बनाते हैं, एक अपनी किचन के पीछे एक फार्म, किचन फार्म कहते हैं जिसे, राइट? जहां पर आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां ग्रो करते हो, वहां पर आप अपना मेन्योर बनाते हो, जो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं होता, वो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और वो नेचुरली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि सब चीजें नेचुरल है, कुछ भी हार्मफुल नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज। ओके, हम पहले मेन्योर की ही बात कर रहे हैं, देखो मेन्योर आ भी गया। यस, तो कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ एन एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। अब क्या होगा, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, जो भी प्लांट्स, जो भी मम्मा सब्जियां काटती हैं और सब्जी का जो बाकी का पार्ट रह जाता है जो सब्जी में नहीं यूज होता है, उसको क्या किया जाता है, मेन्योर की फॉर्म में एक जैसे जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर डग करा जाता है एक होल और उसके अंदर डाला जाता है। एक सेकेंड, दृश्यम देखी होगी आप सभी ने मूवी, राइट? दृश्यम में क्या था, दृश्यम अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें कौन थे, अजय देवगन थे। अजय देवगन ने एक होल बनाया था जिसके अंदर वो रोज मेन्योर डालते थे और उनकी वाइफ उन्हें बोलती थी कि आप ऐसा मत किया करो, बहुत बदबू आती है, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें एनिमल एक्सक्रीटा होता था और प्लांट वेस्ट होता था, लेकिन वो बोलते थे कि दिस विल हेल्प, राइट? यस, फ्यूचर में हेल्प अलग तरीके से किया जब उन्होंने अपने उसकी जगह पर जो डेड बॉडी थी उसे रख दिया था, तो जस्ट इग्नोर दैट वाला पार्ट। लेकिन वहां पर आपको लाइव एग्जांपल मिल रहा है मेन्योर का। तो उस मूवी में अजय देवगन एक्चुअली क्या कर रहे थे, पहले मेन्योर बना रहे थे एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट को यूज करके। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आप उसको अंदर रखते हो तो फिर वो क्या होता है, फिर वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप अपनी सब्जियां और अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट? यस, नेक्स्ट देखो, इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। Perfect. The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. Manure includes farmyard manure, compost and green manure. Perfect. कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यार, आगे है some plants like guar और sun hemp are grown and mulched, ठीक है, by plowing them into the soil. अब आपने फील्ड्स में देखा होगा कि प्लॉ किया जाता है, प्लॉ किया जाता है, ऐसे एक गाड़ी लेके पीछे से उसको प्लॉ किया जाता है, उससे भी आपके मेन्योर जो आपका सॉइल होता है उसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ठीक है, दीज प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्लियर है? परफेक्ट, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। अगेन बच्चे, बायो फर्टिलाइजर्स भी क्या होंगे, बायोलॉजिकल होंगे, तो हार्मफुल नहीं होंगे। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन ब्रिंग सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। द मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई।
ठीक है, यही होते हैं जिनसे आपका बायो फर्टिलाइजर बनेगा। बायो वर्ड सही समझ आ रहा है यार, परफेक्ट। आगे देखो, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर टू इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। जो पानी के ऊपर एल्गी बन जाती है ना, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, यस। Mycorrhiza is a symbiotic association of certain fungi and roots of higher plants. It increases water and nutrient intake by plants and increases the growth and the yield of plants. ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल टर्म आपको बताई गई है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज हमें पता चल गई कि बायो फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं और ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ये दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी बायो आने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? यस। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स डू नॉट पोल्यूट द सॉइल। ऑब्वियसली हमें समझ आता है ये। फील्ड विद लेग्यूमिनस प्लांट्स इज रिच विद नाइट्रोजन एलिमेंट। बच्चा ये हमेशा याद रखना कि जहां पर भी लेग्यूमिनस प्लांट्स आए, जहां पर भी लेग्यूमिनस प्लांट्स आए, हमेशा याद रखना कि वो नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, राइट? यस। नेक्स्ट बोलता है दैट लेग्यूम्स रिवाइव सॉइल फर्टिलिटी। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस आ गए, तो चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, राइट? यस। तो वही करना है, पहले खुद आंसर करना है, फिर मैम का अप्रोच देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। आपको यही देखना है कि किसमें नाइट्रोजन का लीस्ट परसेंटेज है। तो परसेंटेज of nitrogen will be mass of nitrogen upon mass of your fertilizer, पूरे के पूरे फर्टिलाइजर का मास into 100, राइट? चलो, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम किस में होगा। यहाँ पर हमारे पास में 3 नाइट्रोजन है, यानी कि 2 3 into 14, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय, तो 3 into 14 तो कितना हो जाएगा? 14 into 3 12 और 3 और ये 4, 42 प्लस 42 प्लस 4 3 12 प्लस 31 प्लस 64, ऐड कर लो यार इसको। 4 4 8 9 हो गया, 4 10 13 14 149, इतना ही आ रहा है। इसको इंटू 100 कर लो, राइट? यस। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी यार, इस तरीके से परसेंटेज निकालना, राइट? मेरे को एक बहुत साफ साफ चीज पता है कि NH3 नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन NH3 में क्या है मैम? 14/17 into 100, ये तो बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो ये तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका सबसे कम तो नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14/14 प्लस 16 प्लस 5 विच इज 15, 5 हो गया, 1 हो गया, 35, राइट? तो इंटू 100, ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, राइट? नेक्स्ट देखो, NH4 NO3 में तो 2 नाइट्रोजन है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर जो होगा वो ए ही होगा। बाकी आप मैथ्स कैलकुलेशन खुद करेंगे और मुझे अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। मैंने एक राउंड ऑफ करके देखा है, तो आई थिंक ए आंसर आना चाहिए। बाकी यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, राइट? यस। तो बस इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट द मेटल एटम विच इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट इज। सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या था? सुपर फॉस्फेट बच्चे, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैम CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट 2CaSO4 डॉट 2H2O, ये था आपका फॉर्मूला, जिसे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट या फिर सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बोला जाता था। तो मैम अगर हम यहां पर देखें तो कौन सा मेटल यहां पर प्रेजेंट है बच्चे? क्या सोडियम प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट। क्या पोटेशियम प्रेजेंट है? नहीं है। क्या मैग्नीशियम प्रेजेंट है? एक ही मेटल प्रेजेंट है, विच इज योर कैल्शियम। तो मैम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, राइट? यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। और पता है क्या, ये सब PYQs क्वेश्चन है, यानी कि नाइट्रोजन की परसेंटेज, फास्फोरस की परसेंटेज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारों के फॉर्मूलाज आने चाहिए और उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अब कैसे करोगे मैम? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता है, जो भी मास होगा नाइट्रोजन का अपॉन जो भी टोटल मास होगा फर्टिलाइजर का, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? यस। अब मैम फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो बच्चे मैम आपको फॉर्मूलाज लिखाएंगी, बट ये कैलकुलेशन
आप करोगे, आधा काम मैं करूंगी, आधा काम आप करोगे, राइट। तो चलो करते हैं। अगर हम यूरिया की बात करें तो NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो इसलिए यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम है तो यानी कि NH4, साइनाइड है तो CN, राइट। तो आपको बच्चे बोला गया है अमोनियम साइनाइड, तो ये होता है +1, ये होता है -1, तो अमोनियम साइनाइड NH4CN होगा कि नहीं? यस मैम, परफेक्ट। तो अमोनियम साइनाइड मैम ने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर लिख लो अमोनियम साइनाइड, तो NH4CN, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालना है, परफेक्ट। अमोनियम कार्बोनेट, बच्चे अब अमोनियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे मैम? अमोनियम होता है NH4 प्लस, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कार्बोनेट CO3 2 माइनस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैम फॉर्मूला आ जाएगा NH4 और ये पूरे का ट्वाइस होगा और CO3 होगा। तो क्या आप इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल पाएंगे? यस, परफेक्ट। अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट की अगर आप बात करोगे तो अमोनियम होता है अगेन NH4 +1, नाइट्रेट होता है NO3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैम NH4NO3 जो है वो आपका अमोनियम नाइट्रेट होगा। और आप इस में भी अपनी नाइट्रोजन की परसेंटेज बाय वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसे फॉर्मूलाज बनाने बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, वेरी गुड बच्चे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोलिम, अ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर आप नाइट्रोलिम याद करो तो मैम नाइट्रोलिम जो था वो था कैल्शियम CaCN को ट्वाइस प्लस इसके साथ अगर आप कार्बन ऐड कर देते हो तो इस पूरे को हम नाइट्रोलिम कहते थे, राइट। यस, तो इसको आप नाइट्रोलिम कहते हैं। तो देख लेते हैं नाइट्रोलिम का ये कॉम्पोजिशन कहीं है कि नहीं। कैल्शियम साइनाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, नाइट्रोजन है, लेकिन कैल्शियम साइनाइड नहीं है। तो मैम ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट, चलो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है that percentage of P2O5 in triple phosphate is। अगर आप ट्रिपल फॉस्फेट याद करोगे तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो थी P2O5 जो थी वो कितनी थी, राइट। यस, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो आप सीधा ऑप्शंस देख के भी अपना आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर हमने जितनी भी परसेंटेजेस की हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं थी। 40% तक तो कोई भी P2O5 नहीं थी, कोई 14 से 16 थी, कोई 16 से 18 थी, कोई 18 से 20 थी, यानी कि इसी के आसपास सब में परसेंटेज ऑफ P2O5 था। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखो तो 50 to 72 इम्पॉसिबल, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। 20 to 40% नहीं, ये भी नहीं। तो यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, विच इज 16 to 18%, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस, परफेक्ट बच्चे। तो इस तरह से कई बार आप ऑप्शन को देकर भी अपना करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल फर्टिलाइजर। अब आपको बताना है कि इनमें से सिंगल फर्टिलाइजर कौन सा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो सुपर फॉस्फेट जो है वो किसका था। सुपर फॉस्फेट याद करो यार मैम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम या फिर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता था, विच इज फॉस्फेट। किसकी फॉर्म में? P2O5 की फॉर्म में, है ना। यस मैम, परफेक्ट बच्चे। अब ये समझ आ गया। NPK तो भाई मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, वो तो 3 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। NP फर्टिलाइजर की अगर आप बात करो तो NP फर्टिलाइजर भी तो 2 फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो सॉरी 2 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है दैट इज ए, विच इज अ सिंगल फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। परफेक्ट, चलो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइम इज समटाइम्स अप्लाइड टू सॉइल इन ऑर्डर टू।
लाइम क्यों ऐड करते थे? अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब भी आप सॉइल की बात करते हो तो सॉइल की एसिडिटी कई बार इंक्रीज हो जाती है, सॉइल का जो पीएच होता है वो कई बार कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। अब उस एसिडिक सॉइल को बेसिक करने के लिए क्या किया जाता है? लाइम ऐड किया जाता है, ताकि उसका पीएच जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। दैट इज, उसको हम बेसिक नेचर की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज हम उसकी एल्कैनिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? यस, तो लाइम किस लिए यूज होता है? टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल? नो मैम, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। इंक्रीज द एल्कैनिटी ऑफ द सॉइल? यस मैम, ये एक्चुअल में आपका करेक्ट आंसर है। एल्कैनिटी इंक्रीज से वो बोलना चाहते हैं कि वो उसको बेसिक करना चाहते हैं, वो उसके पीएच को इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट? यस, टू मेक द सॉइल मोर पोरस, एंड नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं, अब हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ली हैं। अब हम ड्रग्स पर आते हैं। ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जब मेडिसिन, जब भी आप केमिस्ट के पास जाते हो तो कभी सर में दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल ले लेते हो, राइट? कभी चोट लगती है तो आप डेटॉल यूज करते हो। आप ये अलग अलग चीजें यूज करते हो। कभी सोचा कि ये क्या है, ये किस तरह से बने हैं? और हम जब चोट लगती है तो डेटॉल ही क्यों लगाते हैं, राइट? क्यों लगाते हैं? सिर्फ डेटॉल ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? पानी क्यों नहीं, राइट? यस, पानी से साफ तो करते हो, बट जो ऑइंटमेंट लगाते हो जिससे कि तुम उसे साफ करना चाहते हो, सब चीजें, वो क्या है? वो क्यों यूज करते हो? तुम डेटॉल क्यों यूज करते हो? क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसे रिमूव करने के लिए। तो यानी कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती है। अब मैं बोलूं कि यार सर में दर्द है तो पैरासिटामोल ही क्यों खाते हो? क्यों कोई और ऐसे ही रैंडम कोई और दवाई जो होती है, जैसे जो हम पेट दर्द के लिए दवाई लेते हैं, वो क्यों नहीं खा लेते हो, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अब समझनी है कि हर एक मेडिसिन का एक रोल होता है, और वो रोल क्यों होता है, किस तरह से होता है, उन सब की हम बात करेंगे। कई बार बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो आपको सिर्फ तभी मिलती हैं जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्यों आप जब खुद से लेने जाते हो तो आपको केमिस्ट नहीं देते? क्यों बोलते हैं कि आपके लिए जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो जो दवाइयां आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको एक लिमिटेड डोज में प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप उन मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको उसकी आदत लग जाए, राइट? तो ऐसे कुछ दवाइयां होती हैं जो आपको एडिक्टिव होती हैं, जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है। लेकिन पैरासिटामोल अगर आप लेने जाओगे ना तो पैरासिटामोल आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको अगर आप कितना भी ले लो, उसको खा के आप एडिक्शन नहीं होगा आपको उसका, राइट? यस, तो ये सब हम अब समझने वाले हैं। सारी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ही कहलाती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन को ड्रग्स भी कहा जाता है। तो ये हम समझेंगे कि क्यों ड्रग्स कहा जाता है और क्यों मेडिसिन कहा जाता है, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें तो ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। जनरली जो ड्रग्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर मासेस के केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जिनका ज्यादा मास नहीं होता, 100 to 500 यूनिफाइड मास के आसपास होता है, ठीक है? द केमिकल्स फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। जब आप केमिकल्स यूज करते हो थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए तो कीमोथेरेपी होती है। जैसे कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कीमोथेरेपी होती है, क्योंकि केमिकल्स यूज किए जाते हैं बहुत सारे, तो उस प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बोला जाता है दैट दे क्योर द डिजीज, दे आर सेफ टू यूज, हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी एंड नॉट कॉज एडिक्शन। अगर वो एडिक्शन कॉज नहीं कर रहे बच्चे तो उसे मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन अगर वो एडिक्शन कॉज करते हैं तो उसे ड्रग कहा जाता है, राइट? यस, तो ये चीजें हमें समझनी है। तो जो पहली तरह की दवाइयां आप खाते हैं वो क्या है? दैट इज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स कौन सी होती हैं? दीज आर यूज्ड, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप यूज करते हो अगेंस्ट फीवर। बुखार होता है तो जो दवाई लेने से आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, उस तरह की दवाइयों को कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है? दे ब्रेक डाउन द बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया है उसको नीचे ले आते हैं। 102 103 हो जाता है ना, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, राइट? यस, तो इसके एग्जांपल्स आपको बच्चे याद होने चाहिए। एस्पिरिन, क्रोसिन, पैरासिटामोल, एनाल्जेन, फिनांसिटीन एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप यूज करते हैं अपना फीवर डाउन करने के लिए। तो जो फीवर के लिए यूज होती है उन्हें कहा जाता है एंटी
पायरेटिक्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मेडिसिन होती है दैट इज एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट क्या है? एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक्स के बारे में समझते हैं बच्चे। एस्पिरिन मैम ऊपर भी पढ़ा था नीचे भी पढ़ा था, तो बेटा ये दोनों इफेक्ट्स दिखाती है, ठीक है। पैरासिटामोल भी दोनों इफेक्ट्स दिखाती है, लेकिन मॉर्फिन दोनों इफेक्ट्स नहीं दिखाती है, राइट? यस। तो जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो आपका पेन रिड्यूस करते हैं विदाउट मेंटल कंफ्यूजन। विदाउट मेंटल कंफ्यूजन का मतलब होता है कि आपको एडिक्शन नहीं होता। मतलब क्या होता है कि कई बार कई मेडिसिन लेके आपको एडिक्शन हो जाएगा, तो वहां पर मेंटल कंफ्यूजन आती है। लेकिन ये ऐसी मेडिसिन होती हैं एनाल्जेसिक्स जो आप खाते हैं, आपको मेंटल कंफ्यूजन नहीं आता, आपको उनका एडिक्शन नहीं होता है, राइट? एग्जांपल्स है एस्पिरिन, पैरासिटामोल एंड मॉर्फिन, ठीक है। यस मैम। तो ये आपके दर्द को कम करती हैं। सर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, कोई भी दर्द होता है तो ये लेते हो, राइट? नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स हैं। एस्पिरिन इज एसिटाइलिन सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन एक्चुअल में क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना याद करना है और इसके आगे टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट कहता है इट रिड्यूसेस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ये हमें क्लियर है, परफेक्ट। गिवन शॉर्टली आफ्टर अ हार्ट अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया, ठीक है। अब आप उसको ऑन द स्पॉट में भी डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पा रहे हो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, राइट? तो उस टाइम पे आप उसको एस्पिरिन खिला सकते हो, उस टाइम आप उसको एस्पिरिन खिला सकते हो, ताकि उनके थोड़े से चांसेस बच सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हार्ट अटैक क्यों होता है? जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब क्लॉटिंग होती है तो हार्ट अटैक होता है। तो उस क्लॉटिंग को रोकता है एस्पिरिन, उस क्लॉटिंग को रोकता है एस्पिरिन। तो इसलिए वो क्लॉटिंग खत्म हो सकती है अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ऐसा ना हो कि हर कोई खा सकता है, लेकिन नहीं, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में कुछ करना है तो एस्पिरिन वो खा सकते हैं, राइट? यस, तो दैट मे हेल्प। नेक्स्ट क्या बोलता है? दैट इट रिड्यूसेस पेन हो गया है, गिवन शॉर्टली आफ्टर अ हार्ट अटैक, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेथ, क्योंकि क्लॉटिंग को वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक एडिक्टिव एनाल्जेसिक। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फिन जो है वो एक ऐसी एनाल्जेसिक है जो आप अगर केमिस्ट के पास गए तो वो आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे, क्योंकि मॉर्फिन जो होती है वो एडिक्टिव होती है नेचर के अंदर। अगर वो आपने ज्यादा ले ली तो आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा एंड देन यू विल वांट दैट एवरी टाइम, राइट? इसलिए आपको डॉक्टर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर डोज में प्रोवाइड करेंगे और वही आप ले, उतने टाइम तक ले जितने टाइम आपको प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको एडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक्सटेंट ज्यादा किया तो फिर आपको हो सकता है, राइट? यस, तो मॉर्फिन इज अ एडिक्टिव एनाल्जेसिक। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। अब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं समझते हैं इसको। प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मोल्स, फंगाई एक्सेट्रा एंड यूज्ड टू इनहिबिट और इवन किल दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। हम गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज उन्हें बोलते हैं। गुड बैक्टीरियाज वो जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई और बैक्टीरिया या फिर कुछ भी आपकी बॉडी में चला जाएगा, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको बुखार होता है ना, वो एक्चुअली इसीलिए होता है। कोई फॉरेन बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी को पता लग गया है कि यार कोई फॉरेन बैक्टीरिया आया है, अब आपको उसको किल करना है। तो इसलिए उसको किल करने के लिए उस बैक्टीरिया के पर्टिकुलर रहने का टाइम, मतलब उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो हैबिटेट मतलब रह सकता है, राइट? तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेती है, ताकि जो वो बैड बैक्टीरिया है वो उस हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाएगा और वो मर जाए, राइट? यस, तो एक तरीके से वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी फाइट कर रही है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, राइट? यस, तो इस तरह की जब बाहर से बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में आते हैं तो उसको रोकने के लिए जो आप दवाई खाते हैं, उसको रोकने के लिए जो आप बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है? टू किल दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था बच्चे, और ये आपको याद होना चाहिए। किसने किया ये मत याद करो, चाहे अगर थोड़ा बहुत याद रखना है तो रख लो, बट ये जरूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन था। नेक्स्ट बोला गया है दैट अमीनो ग्लाइकोसाइड ऑफ्लोक्सिन
किल करते हैं बैक्टीरिया को, राइट। और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, परफेक्ट। अब बोला गया है दैट सम अदर लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये ऐसे नाम भी हमने सुने हैं, तो ये सब आपके एंटीबायोटिक्स हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड यार, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक्स कब यूज करते हैं? चोट लग गई तो चोट लगने पे पानी से तो साफ करते ही हैं, बट उसके बाद में मम्मा सैवलॉन या फिर डेटॉल यूज करती है, राइट। क्यों यूज करती हैं? मम्मी कहती है बाहर खेल रहे थे, बहुत गंदगी थी, तो फटाफट डेटॉल से उस चीज को साफ कर लो, क्योंकि जब आपको चोट लगी तो अब आपकी बॉडी का अंदर का पार्ट क्या है, बाहर से, मतलब कि बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो उस एरिया को खराब कर सकता है, राइट। यस, इसलिए डेटॉल या फिर सैवलॉन जैसी चीजें यूज की जाती हैं, जो एक्चुअली आपकी एंटीसेप्टिक्स होती हैं, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर जो आपका एक्सपोज्ड एरिया है उसको साफ रखती है। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है that they prevent the growth of microorganisms or kill them, ठीक है। yes and not harmful to living tissues। तो अब आप कहोगे कि मैम जो हमने एंटीसेप्टिक यूज की थी वो हमारे टिश्यूज को भी तो खराब कर सकती है। नहीं, वो आपके टिश्यूज को हार्मफुल नहीं होती, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करती हैं जो बाहर से आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकते थे, राइट। यस, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। डेटॉल तो आपने बहुत सुना होगा, बोरिक एसिड हो गया, फिनोल हो गया, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, बिथ्यूनोल हो गया, फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रोमाइसिन आपने बहुत सुना होगा। यस, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं एंटीसेप्टिक के। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आए मिनरल्स पे। अब ये तो हमने समझ लिया मैम, ड्रग्स तो हमें समझ आ गया। अब हम बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिनरल्स। आपने मिनरल्स और ओर्स वर्ड सुना होगा, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, मिनरल्स और ओर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर भी क्यों, हम अगर अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं। जो भी हम मेटल्स की बात करते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं बच्चे, अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। यस, तो अर्थ के क्रस्ट में आपको जिस जगह पर वो मिनरल्स मिलते हैं, वो एटम्स सॉरी मेटल्स मिलते हैं, उसे मिनरल कहा जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मेटल ही होगा, और भी हजारों चीजें होंगी, मे बी आपका सिर्फ 2% मेटल हो, बाकी की सारी और चीजें भी उसके अंदर जो आपको नीडेड नहीं है, राइट। तो वो मिनरल है। अब आप मिनरल से बहुत सारे प्रोसेस करते हो, जो आप एक चैप्टर है मेटलर्जी उसमें पढ़ते हो, 12th में है वो, केमिस्ट्री में। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है, उसको साफ किया जाता है, स्लैग बनाया जाता है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे आप एंड रिजल्ट पे पहुंचते हो, दैट इज आपको आपका मेटल मिलता है। अब मैं इतने सारे प्रोसेस करूं और 2% मेटल था उसमें, जिसमें से मुझे मिले सिर्फ 0.2% मेटल, राइट। तो इतना कम अगर मुझे मेटल मिल रहा है तो फिर इस मिनरल का कोई यूज नहीं है, राइट। तो फिर मैम ओर्स क्या होते हैं? तो बेटा ऐसे मिनरल्स जिनसे आप अगर ये सारे प्रोसेसेस करो और आपको इफेक्टिव अमाउंट ऑफ मेटल मिले, उसे ओर कहा जाता है। तो यानी कि मैं कह सकती हूं कि मिनरल्स तो सब है, लेकिन ओर्स सिलेक्टिव हैं। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स, राइट। यस, क्योंकि मिनरल्स तो वो है जिसमें मेटल है, चाहे थोड़ी सी अमाउंट में हो चाहे ज्यादा अमाउंट में हो, और वो है जिसमें एब्सोल्यूट अमाउंट है कि आप उसमें से इफेक्टिव अमाउंट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट कर सको। तो ये बेसिक डिफरेंस है मिनरल और ओर में, राइट। चलो, अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस एज कोल, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा, स्पेशली वन दैट इज फाउंड इन दी ग्राउंड, ठीक है। Some minerals also present in food and drink and are very important for good health. Minerals हम बात करते हैं कि हमें minerals चाहिए होते हैं, जिसकी शुरुआत में भी हमने बात की थी, राइट। तो यस, वो मिनरल्स आपको आपकी बॉडी में भी मिलते हैं, वो अलग मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स कौन से हैं? जो आपको अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट बोलता है दैट एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। समझ आया? यस मैम, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हेलाइट, सोडियम हेलाइट कॉमनली नोन एज रॉक सॉल्ट, इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, द मिनरल नेचुरल फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Al2O3.XH2O हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम। अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। अब देख रहे हो, मिनरल्स और ओर्स अलग अलग यूज किया गया है, क्योंकि हर मिनरल ओर है लेकिन और हर और मिनरल नहीं है। Most elements
एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली ड्यू टू देयर रिएक्टिव टेंडेंसीज, ठीक है। तो वो बहुत सारे मिक्स होकर एक साथ अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा मेटल्स आर फाउंड इन दी कंपाउंड फॉर्म। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो अकेले प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, तो वो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अकेले वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो रिएक्टिव हैं, तो उनको किसी के साथ ही रहना पड़ता है, राइट। यस, नेक्स्ट इज मिनरल इज नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन दी अर्थ। आई होप ये क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां पर देखो तो अर्थ के क्रस्ट में क्या क्या चीजें हमें किस किस परसेंटेज में मिलती हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन जो है वो 27.7% प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5% बचा, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, potassium 2.6% and magnesium 2.1%. Now the question that arises is कि मैम क्या ऐसे आएंगे कि किसमें कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है? नहीं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा है जो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम बच्चे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे, तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार इतनी परसेंटेज है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, कुछ इस तरीके की का क्वेश्चन बनेगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, परफेक्ट, आगे देखते हैं। ores are that minerals from which we can find or extract economically valuable मेटल, राइट। तो ओर्स की डेफिनेशन समझ आ गई, मिनरल्स की डेफिनेशन समझ आ गई, तो आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सोप्स की, तो बच्चा सोप से पहले हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, उसको देखते हैं। सोप से पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्लास। सोप से पहले हम पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। मैम ग्लास क्या है? चलो ग्लास के बारे में बात करते हैं। अगर आप ग्लास की बात करो तो हमने जब अपना सेशन स्टार्ट किया था तब भी हमने ग्लास के बारे में बात की थी कि ग्लास जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले मैम आपने बहुत साफ साफ बताया था कि ग्लास जो होता है वो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्या होता है? वो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, राइट। और बच्चे एक और नाम से भी अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज योर ग्लास को जाना जाता है, विच इज योर सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। एक और भी चीज बोली जाती है विच इज, मैम इसको बोला जाता है और सूडो सॉलिड। और क्या बोला जाता है? सूडो सॉलिड बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको सूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है। तो अगर आप सूडो सॉलिड की बात करो तो बच्चे जो ग्लास होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन वो इतनी स्लो होती है उसकी टेंडेंसी फ्लो करने की कि हमें इतनी कोई पता नहीं लगता। अगर आपके सामने ग्लास है तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो मूव कर रहा है। अगेन वही एग्जांपल कि जब बहुत साल पुराने 100 150 200 साल पुराने जब हम मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्लास है वो नीचे से भारी ज्यादा थिक होता है और ऊपर से पतला होता है। क्यों? क्योंकि ग्लास की टेंडेंसी है फ्लो करने की पर बहुत स्लो है। तो 50 100 150 साल बाद में जो ग्लास था वो धीरे धीरे नीचे फ्लो करके आ गया और वहां से हमें पता चला कि ग्लास फ्लो कर सकता है। तो अगर वो फ्लो कर सकता है तो वो सॉलिड थोड़ी हुआ, सॉलिड थोड़ी फ्लो करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो सूडो सॉलिड है, वो झूठा सॉलिड है, राइट। या फिर हम कहते हैं कि वो लिक्विड है लेकिन उसको हमने सुपर कूल कर दिया, तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना फ्लो करने की, तो इसलिए हम उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, एक और नाम भी होता है विच इज विट्रिफाइड लिक्विड, विट्रिफाइड सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके के अजीब अजीब नाम होते हैं, लेकिन आपको नाम से समझ आ जाएगा कि यार ये ग्लास को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या पता है, और अगर आप ग्लास की बात करते हो तो ग्लास जो होता है वो क्या होता है मैम? वो सिलिका से बना होता है, राइट। तो बेटा वो सिलिका से बना होता है। और क्वार्ट्ज ग्लास सुना था ना आपने? यस मैम, क्वार्ट्ज ग्लास, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ग्लास के बारे में आपको बच्चा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं।
राइट यस। तो चलो ये बेसिक चीजें थी जो हम पढ़ भी चुके थे, तो मैंने सोचा एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया जाए यार, ठीक है। तो चलो अब हम सोप्स पे चलते हैं। अब हम सोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोप्स सब यूज करते हैं, हाथ साफ करते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, राइट, खुद नहाते हैं, तो सोप यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। लेकिन कभी सोचा कि सोप क्यों यूज करते हैं? क्यों सीधा पानी से वो गंदगी नहीं गई लेकिन सोप से वो गंदगी चली जाएगी? अगर मिट्टी विट्टी लगी है तो पानी से धो लो तो नहीं लगता है, और गिवन दिस कोविड सिचुएशन तो हम बहुत ज्यादा हैंड वॉश एंड ऑल सब चीजें यूज करते हैं। तो ये सब क्यों यूज करते हैं, ये सब वर्क कैसे करता है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। परफेक्ट, मजा आएगा। Soaps are sodium और potassium salts of higher fatty acids like stearic acid, ठीक है। तो चलो सबसे पहले stearic acid का एग्जांपल देते हैं, C17H35COO नेगेटिव, और यहां पर Na प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको समझो, अब इसको समझना है। क्या कहता है कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। ये रहा सोडियम, एग्जांपल दिया मैंने, सोडियम का मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्ट होता है ऑफ हायर फैटी एसिड्स लाइक स्टीयरिक एसिड। तो बच्चा ये ना एक स्टीयरिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। तो अब हमें यहां पर क्या समझना है, दैट दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, ठीक है। इस लाइन का मैम मतलब समझाया, आगे देखते हैं। और भी है, ओलिक एसिड भी हो सकता है, पैल्मिटिक एसिड भी होता है, तो उसमें क्या होता है, बस ये जो फॉर्मूला है ये चेंज होता रहता है, तो ये आप समझ गए हो, राइट। आगे देखो, सोप्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। Only glycerides or fatty acids gives the soap on alkaline hydrolysis, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना डीप डिस्कशन करना, लेकिन सोप्स का मैकेनिज्म आना हमारे लिए जरूरी है, तो हम उस चीज को समझेंगे। अब हमें क्या समझना है वो देखते हैं। क्लेंजिंग एक्शन की बात करते हैं, तो पहले मैं समझाऊंगी क्लेंजिंग एक्शन, उसके बाद में हम जो लिखा हुआ है उस चीज को समझेंगे। अगर आप सोप लिखो तो मैम C17H35COO Na+, C17H35, सोच रहे हो कितने कार्बन होंगे? यस मैम, 17 कार्बन बच्चे। तो अब आप यहां पर एक चीज मुझे बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछती हूं, अगर एक सेकेंड, ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूं कि ये इतना पार्ट हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर से डरता है, फोबिया मतलब डरना, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले, और हाइड्रोफिलिक यानी कि फिल का मतलब होता है लव, तो यानी कि हाइड्रोफिलिक तो वाटर से लव करने वाला, राइट यस। तो मैम जो ये पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मैम जो ये पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। और अगर आप इस पार्ट की बात करते हो तो ये बच्चे आयनिक है, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। आई होप ये समझ आया आपको कि ये हाइड्रोफोबिक होगा क्योंकि इसके अंदर कोई आयन नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। लेकिन ये वाले पार्ट में COO- Na+, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, राइट यस। तो इतना हमें समझ आया। अब मैं बार बार ये चीज को लिखूंगी तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, एक डायग्राम बना देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ और मैं बोलती हूँ दैट, मैम ये बोलती हैं कि जो ये पार्ट है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, ये पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक है, और जो ये पार्ट है वो आपका हाइड्रोफिलिक है। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो अब आपको इसका मैकेनिज्म समझना है। अब क्या समझेंगे, देखो, मान लो कि आपने सोप यूज किया किसी ऐसे कपड़े पे जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी थी, ठीक है। तो मैं एक ऐसे से ये है मान लो कपड़ा, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, मिट्टी, ठीक है। चलो मिट्टी बनाते हैं, कौन से कलर से बनाएं, इससे बनाते हैं। ये मिट्टी है, 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 फिर यहाँ पर मिट्टी 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 मिट्टी, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं अभी, तो इस चीज को समझो। अब मैंने क्या किया, कौन से कलर से बनाया था, व्हाइट से। तो अब मैंने सोप यूज किया, तो जब मैं सोप यूज करूंगी तो सोप बहुत सारे, ये बहुत सारे मिलकर ऐसा सोप बनेगा, यस मैम। तो यानी कि इसको कहा जाता है माइसिल, इसको कहा जाता है, अच्छा इसको नहीं, आगे दिखाती हूँ, माइसिल फॉर्मेशन होगी, अभी रुको। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि मैम ये आया, सोप आया, अब सोप क्या करेगा बच्चे, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है
और वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो वो पानी के पास जाना चाहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट पानी के पास नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, आपने इस पूरे को गीला करा होगा, तो ब्लू कलर से ऐसे 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 पानी भी बना दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी में डला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि जो ये मिट्टी वाला पार्ट था आपका, मिट्टी जहां पर है वहां पर तो पानी नहीं है, जहां पर मिट्टी है वहां पानी नहीं है, वो कौन सा है? वो मैम हाइड्रोफोबिक है। और जो बाहर का पूरा एरिया है वो पानी से भरा हुआ है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ आएगा और हाइड्रोफिलिक बाहर चला जाएगा। ऐसे ही और जो सोप के होंगे वो ऐसे आ जाएंगे, ये बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा, इसी तरह से और ऐसे, इसी तरह से और ये बन जाए, इसी तरह से और यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं और सब इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट तो मिट्टी के ऊपर है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट पानी के अंदर है। तो जो ये पूरा बनता है ना, ये वाला इस तरीके से गोल गोल, इसको कहा जाता है माइसिल, इसको कहा जाता है माइसिल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है माइसिल फॉर्मेशन। ठीक है, और ऐसे सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह पे बनेंगे। जैसे यहाँ मिट्टी है तो यहाँ पर भी ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो ये भी आपका माइसिल बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी माइसिल्स आपकी बन जाती है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब जब आप, जो मम्मा ऐसे ऐसे करती हैं कपड़े को, तो जब आप उसको इस तरीके से रब करते हो तो एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये माइसिल बन गया है। ये क्या करेगा? इस मिट्टी वाले पार्ट को खींच लेगा, इस तरीके से खींच लेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट तो मिट्टी के साथ रहना चाहता है और ये बाहर वाला पार्ट पानी के साथ रहना चाहता है। तो बाहर वाला पार्ट जब हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पानी मूव करेगा और वो भी मूव करेगा तो वो हिलेगा, और इस तरीके से गंदगी जो होती है, जो आपकी मिट्टी होती है या जो भी है डर्ट, वो बाहर आ जाता है। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है आपका सोप का, और ये सोप मैकेनिज्म होता है जहां पर माइसिल फॉर्मेशन होती है और इस तरीके से आपका डर्ट रिमूव होता है। राइट, तो इसलिए आप जब सोप से हाथ धोते हो तो आप ये करते हो, ये करते हो, तो जो माइसिल्स फॉर्म हुए हैं वो उस डर्ट को बाहर ले जाते हैं। राइट, यस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बच्चे। आगे देखते हैं। इसलिए कोविड में हाथ धोते रहो, माइसिल्स फॉर्म होते रहेंगे और डर्ट जाता रहेगा। राइट, यस। और अब सोचना, जब ऐसे हैंड वॉश कर रहे होगे ना, तो सोचना कि अच्छा ठीक है, अब माइसिल बन रहे होंगे, अब डर्ट बाहर जा रहा होगा और अब डर्ट बाहर चला गया। राइट, यस। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं कि होता क्या है। The principle of cleaning of by soap is surface tension। अब ये समझ आ रहा है कि वो surface tension ही तो थी, जब रब कर रहे हो तो surface tension क्रिएट हो रही है, फिर वो रिमूव हो जा रहा है। यस मैम, तो जो भी क्लीनिंग एक्शन है वो किस पे बेस्ड है मैम? surface tension पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है दैट अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड अ शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग CO- Na प्लस ग्रुप। ठीक है, द लॉन्ग चेन इज हाइड्रोफोबिक। जो लंबी चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग होती है। एज द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इतना भारी है, कोई आयनिक पार्ट नहीं है, तो वो इनसॉल्युबल ही होगा पानी में। But the soluble in oil and other, the ionic is hydrophilic, water attracting and thus soluble in water. Thus soluble in water। एक ही लाइन को दो बार लिख दिया इन लोगों ने। नाइस यार, वेरी गुड। राइट, आगे देखो। When soap is added to the dirty clothes soaked in water, the greasy and the oily dirt particles attach themselves to the hydrocarbon part। अब याद आ रहा होगा कि ये नीचे वाला पार्ट जो है वो आपके इस डॉट को, ये डॉट था हमारा, इसके पास आ जा रहा है, और जो आपका आयनिक पार्ट है वो आपका यहाँ पर है ना। अब समझ आ रहा है इस चीज का मतलब? यस मैम। पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, द आयनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल रिमेन्स अटैच्ड टू वाटर। यानी कि मैम यहाँ पर बाहर जो होगा वो सारा पानी होगा, तो जो आयनिक पार्ट है वो पानी के पास रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट के पास रहेगा। लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, ये वाटर है और जो मैम ने ये बनाया इतना सुंदर सा, ये है आपका डर्ट, है ना। यस, परफेक्ट। आगे देखो। When the dirty cloth is agitated in soap solution, dirt particle attached to the soap molecule get washed away, साफ हो जाता है, and the cloth gets cleaned। देखा,
अगर समझ आया तो आज ही जाकर मम्मी को समझाना कि मम्मा ये कर रहे हो आप, माइसेल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट? यस, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में, जो आप कॉपी पेन लेकर अभी बैठे हो, मैं होप कर रही हूं कि बैठे हो, राइट? यस। तो वो बना कैसे, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्यूलोज इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। तो भाई सिंपल सी चीज याद कर लो कि सेल्यूलोज जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए। याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे, परफेक्ट। पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग स्मॉल पीसेस ऑफ ओल्ड रैग्स, ग्रास एंड पीसेस ऑफ वुड। कहते थे ना कि पेड़ काटोगे तो पेपर कैसे मिलेगा, है ना? तो वो यहां पर आ गया कि जो पेड़ हम ग्रो करते हैं उन्हीं से पेपर बनते हैं, उन्हीं से पेपर बनते हैं, राइट? यस। तो अब आप देखो, पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग स्मॉल पीसेस ऑफ ओल्ड रैग्स, ग्रास, पीसेस ऑफ वुड विद कॉस्टिक सोडा। आफ्टर कूलिंग द मिक्सचर इज ब्लीच्ड विद परफेक्ट व्हाइट पेस्ट। इतना मेहनत मत करो, बस 2-3 चीजें याद कर लो कि कैसे पेपर बनता है, बस, राइट? यस। Alum, white clay and resin are added to the white paste to form thin sheets. Sheets prepared and dried by steam and cut into proper sizes. तो भैया ये पूरा प्रोसेस बता दिया कि पेपर कैसे बनाना है। अब घर बैठ के पेपर बनाने मत लग जाना, ठीक है? ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, और बहुत चीजें चाहिए होंगी। It is dirty grayish heavy powder। अच्छा, सीमेंट, सीमेंट घर बना रहे हो ना, घर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? कभी देखा है, जब सीमेंट होती है वो तो एकदम ऐसे मिट्टी जैसी होती है, पर उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और फिर वो पेस्ट बन जाता है, और फिर उससे हम लगाकर और ईंटें लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो वो स्टिफ कैसे हो जाता है, अब समझ आएगा, देखो। इट इज डर्टी ग्रेइश हेवी पाउडर कंटेनिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कंटेन करता है वो, एंड क्ले। नाउ व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट इज सेट टू अ हार्ड स्टोन लाइक मास। फिर वो हार्ड हो जाता है जब पानी उसके अंदर जल जाता है। Mass similar to the Portland rock, a famous building stone of England. So it is known as Portland cement. इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। बस बेटा थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी है, सब रटना नहीं है। It was first named by Joseph as Aspidin Portland cement and was discovered in England. History है, लीव कर दो, छोड़ दो। अब ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? द अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो हम अभी पढ़कर आए हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे, वो कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पर दी गई है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशिया होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है, राइट? यस। तो इनकी परसेंटेजेस दी हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, रटना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रखना है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेंट। घर बना लिया है, घर को कलर भी तो करवाना पड़ेगा, दिवाली भी आ रही है, राइट? यस। तो पेंट भी समझ लेते हैं। पेंट में, पेंट इज अ मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स सस्पेंडेड इन अ सॉल्वेंट। जैसे छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जो आप एक सॉल्वेंट में डाल देते हो तो वो पेंट बन जाता है और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। तो पेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन सरफेस कोटिंग। ऑब्वियसली सरफेस कोटिंग ही तो कर रहे हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पिगमेंट दिया हुआ है, पिगमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये टेबल है। अगेन बच्चे प्लीज मुझे कुछ मत बोलना, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ये टेबल दे दिया। गो थ्रू कर लो कि व्हाइट लेड जो होता है वो व्हाइट कलर किससे आता है, क्रोम येलो कलर PbCrO4 से आता है। कौन सा कलर किससे आता है ये आपको यहाँ पर दिया गया है और ये आपको याद होना चाहिए, सॉरी, राइट? तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज, अब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एक्चुअली हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं कि यार प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं। दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं बच्चे। एक ऐसा होता है जो पहले पढ़ लेते हैं, दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, जो भी छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं जिनको रिपीट करते रहो तो पॉलीमर्स बन जाते हैं और वही प्लास्टिक्स होते हैं, एक्चुअली वही प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक्स कैन सॉफ्टन ऑन हीटिंग। अब क्या होता है कि आप ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनको अगर आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। जहां पॉली वर्ड दिखे समझ जाओ कि वो क्या है, एक पॉलीमर है, तो वो एक प्लास्टिक है। पॉली वर्ड दिखते ही आंखें बंद करके पॉलीमर, पॉलीमर है तो प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। अब जो थर्मोप्लास्टिक्स थे उसको तो आपने हीट किया,
हीट किया तो वो सॉफ्ट हो गए, फिर वो कूल होंगे, फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगर आपने हीट कर दिया तो और उन्होंने अपनी एक बार शेप चेंज कर ली तो दोबारा वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। यस, तो वो परमानेंट चेंज आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। ऐसे ऐसे प्लास्टिक्स है ना, तो इनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंकिंग होती है, तो इसकी वजह से अब क्रॉस लिंकिंग हो गई है तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो शेप है वही रहेगी, राइट। तो थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंकिंग की वजह से ऐसा होता है। एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रीयूज्ड। एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। एग्जांपल्स है आपके पास में बेकेलाइट और मेलेमाइन। जो हम स्विचेस यूज करते हैं, जो हम स्विचेस में जो प्लास्टिक यूज होता है ना, जिससे क्लिक क्लिक करते हो, एक स्विच होता है ना, वो जो स्विचेस होते हैं ना बच्चे, वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं, राइट। जो बेकेलाइट बोला गया है, बेकेलाइट, ये जो बेकेलाइट पॉलीमर है ना, जो आपके स्विचेस हैं वो आपके बेकेलाइट से बने हैं और वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसकी जो शेप है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक की शेप आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि यार प्लास्टिक को मैं चेंज कर सकता हूं, वो मेरा थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? बेकेलाइट है। उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो रखी है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, राइट। यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स के आपको मोनोमर्स दिए हैं। एक समझा देती हूँ कि होता कैसे। जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथाइलिन। अब समझो इस चीज को, अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक मोनोमर था, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स हैं। तो क्या होगा, जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, ये आगे वाले कार्बन को दे देगा, आगे वाला कार्बन जो है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ये भी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये भी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और आप देखोगे कि इस तरीके से बढ़ता रहेगा और आपकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होती है और हर किसी का एक मोनोमर होता है, जिससे हम बोलते हैं कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है, राइट। नेक्स्ट अगर जैसे बात करो आप स्टाइरीन की, तो एक एग्जांपल और लेते हैं स्टाइरीन का। स्टाइरीन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये होता है मोनोमर। अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, अगेन ये आगे जाएगा, यहां पर इसके साथ एक और कनेक्ट करेगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CCH H, यहां पर भी लिंकेज होगी, यहां पर भी लिंकेज होगी, इस पूरे को आप N से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपका पॉलीस्टाइरीन बन गया, और ये आपका स्टाइरीन क्या था, मोनोमर था। तो सारे के सारे इसी तरह से पॉलीमराइजेशन होती है। देख लो, इथाइलिन हो गया, स्टाइरीन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, राइट, टेट्राफ्लोरोइथेन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मोनोमर्स हैं, और इन मोनोमर से आपके ये पॉलीमर्स बनते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है इन सबका, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यार, नेक्स्ट आर फाइबर्स। थोड़ा सा फाइबर्स के बारे में समझ लेते हैं। फाइबर्स क्या है, दीज possess strong intermolecular forces like hydrogen bonding, example nylon 6,6, डेक्रोन एंड ऑर्लॉन, ठीक है, परफेक्ट। अगर आप यहां पर देखो तो आपको फाइबर दिया होगा, मोनोमर दिया होगा, और उसका यूज दिया होगा, किस चीज के लिए वो यूज किए जाते हैं। अगर नाइलॉन 6,6 की बात करोगे तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन से मिलकर बनता है, इन मेकिंग ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, सिंथेटिक फाइबर्स, और ये सारे यूजेस हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको बच्चा पढ़ने हैं, आपको फाइबर पता होना चाहिए, उनका मोनोमर क्या है, और थोड़ा बहुत यूज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये यूज हो रहा है तो कौन सा पॉलीमर होगा वो, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉलीमर है, राइट। यस, तो ये आपके सामने सारे एग्जांपल्स है। रेयन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है, रेयन के कपड़े आपने सुने होंगे, राइट, तो वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो भी एक पॉलीमर की तरह ही यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। पानी डाल के ही सारी जगह आग बुझाते हैं, लेकिन बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल वाली में आप वाटर नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि उनकी डेंसिटीज में फर्क है, राइट। इन दिस केसेस आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते
हो, ठीक है। ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर यूज्ड, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम। अब हम बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर आगे और हैं। एन एलॉय इज ब्लेंड ऑफ मेटल्स, हमें पता है कि एलॉय क्या होता है, 2-3 मेटल्स जब मिलकर बनते हैं तो वो एलॉय बनता है, ठीक है। ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, दीज आर होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशंस। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है मैम, इट इज H2O2। क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। तो चलो अब आपके सामने अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, मैं नहीं बोल रही कि ये सब याद करो, बट यस मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। तो हर सेशन के एंड में मैं आपको टॉपिक्स मतलब नाम और उनके फॉर्मूलाज देती हूँ, तो सेम उसी तरह से आपके सामने नाम है, बहुत सारे कॉमन नेम्स और उनके कंपाउंड्स भी है, ठीक है। तो बच्चे ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ये बता दीजिए कि हम कैसे याद करें। बच्चे ये फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको विद टाइम ही याद करने होंगे, राइट। जो चीजें हम याद कर सकते थे वो हमने सेशन में साथ साथ याद की हैं, बट ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट। ये पूरी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड यूज हुए वो सब आपके सामने लिख दिए गए, राइट, यस। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो आप गो थ्रू कर लेना, परफेक्ट। अब क्वेश्चन करते हैं। अरे अरे क्वेश्चन तो फटाफट आगे चले गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विच मैच द लिस्ट, विच नहीं आना चाहिए, राइट, तो विच हटा दो यार, विच हटा दो। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द आंसर बाय कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। ग्लास, ग्लास क्या है बच्चे, ध्यान से देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना सारे आने जरूरी नहीं है, कोई भी 2 या 3 याद होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्लास की बात करें तो क्या फैट एंड कॉस्टिक एल्कली होता है, ये तो नहीं होता। सेल्यूलोज फाइबर एंड जेलेटिन, ये भी नहीं होता। सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होता। सिलिका, सिलिका होता है। तो ग्लास का आंसर मैम मुझे पता है 4 है, तो ऑप्शंस में देख लो ए के नीचे 4 कौन सा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। बी या डी में से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, सोप की बात करते हैं। सोप क्या था, फैट्स थे ना, C17H35, सोडियम सॉल्ट थे, यस मैम। तो यानी कि यहां से अगर आप बात करोगे तो बेटा सोप जो है वो 1 आना चाहिए। तो मैम कॉस्टिक एल्कली यानी कि बच्चे कैल्शियम बोला है यहाँ पर, राइट, यस। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि मैम सोप का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। तो सोप का बेटा 1 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बी आपका गलत हो गया। बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं, पेपर का आपको यहाँ पर दिया गया है सेल्यूलोज फाइबर एंड जेलेटिन, ठीक है। एंड सीमेंट की अगर आप बात करोगे तो सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, क्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय द कोड्स, परफेक्ट। चलो देखते हैं, फर्स्ट कहता है सीमेंट। सीमेंट देख लेते हैं यार, सीमेंट क्या था, सीमेंट इज एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है मैम, तो 4th होना चाहिए। चलो देखते हैं, मेरे को ग्लास याद रहता है तो चलो ग्लास की बात करते हैं। ग्लास क्या है, इट इज द सिलिका इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। देखो जहां क्वार्ट्ज दिखे वहां ग्लास दिखेगा। मेरे को सेकंड पे तो पूरा भरोसा है कि सेकंड का बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ना, तो डी हो सकता है और ना ही बी हो सकता है। अब मुझे इन दोनों में से देखना है। मुझे सोप हमेशा याद रहता है, दैट सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, राइट। तो यानी कि मैम मुझे ये भी पता है कि डी का हमेशा 1 होगा। बाकी मुझे कंफ्यूजन हो ना हो, लेकिन मुझे डी, बी और डी पता है। तो चलो देखते हैं डी का आंसर 1 कहां पर है इन दोनों में से, डी का 1, डी का 1। तो यानी कि अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि दोनों में 1-1 है। अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा सीमेंट। तो सीमेंट की बात कर लेते हैं बच्चे। सीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम था, यस मैम। तो यानी कि अब आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा और इसका आंसर 4 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ए का 4 किस में है बच्चे, ए का मैम 4 इसमें है और ए का 4 यहाँ पर भी, ए का 4 यहाँ पर, ओके। तो यानी कि बच्चे ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 3,
ओके 2 and 1 यस, तो इसका आंसर फिर 2 होगा, तो यहां से हमें करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही आसान होते हैं, अगर 2 या 3 ही आते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट बाय विच One among the following mechanism soap removes dirt from the cloth। क्या था, हम उसको एजिटेट करते थे, माइसल फॉर्मेशन होती थी, फिर एजिटेट करते थे, तो किस पे डिपेंड करता था, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता था। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। राइट, ऑप्शन कहता है दैट सोप डिसॉल्व्स द सॉइल एज सच। ऐसा होता है क्या? नहीं मैम, सोप रिएक्ट्स विद सॉइल एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सॉल्युबल सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का तो कोई रोल ही नहीं होता। राइट, यस, सोप टेक्स अवे द ऑयली पार्ट ऑफ द सॉइल एंड दस सेपरेट्स द सॉइल फ्रॉम द क्लोथ। ओके, ये हो सकता है, बट इससे बेटर ऑप्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड आंसर होगा। द सोप मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द सॉइल, बिल्कुल सही। लिफ्ट द सॉइल एंड कीप इट सस्पेंडेड व्हिच कैन देन बी रिंस्ड अवे। यस, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो थर्ड से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। कई बार आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे जिसमें से आपको बेटर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो मैम ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट ग्लास इज एक्चुअली, ग्लास क्या है बच्चे, चलो देखते हैं। क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है? नहीं। अमॉर्फस सॉलिड है। एक आयनिक सॉलिड है? बिल्कुल भी नहीं। एक इलास्टिक सॉलिड है? नहीं। अ विट्रिफाइड लिक्विड, अ विट्रिफाइड लिक्विड इंग्लिश बड़ी अजीब है, लेकिन मुझे समझ आ गया कि लिक्विड से रिलेटेड कुछ है, एंड मैं कहती हूं कि वो सुपर कूल लिक्विड है, तो यस मैम, ऑप्शन डी जो होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। राइट, यस, वेरी गुड बच्चे, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लास आर करेक्ट। अब हमें ग्लास के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट कहता है दैट ग्लास इज अ सुपरकूल लिक्विड हैविंग इनफाइनाइट विस्कोसिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है, इसलिए बहुत धीरे धीरे मूव करता है, एंड इट इज अ सुपरकूल लिक्विड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं। वॉयलेट कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग MnO2। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं पता थी तो आपको इसको समझना है दैट यस, ये स्टेटमेंट सही है कि जब भी वॉयलेट कलर्ड ग्लास होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है, MnO2 से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट कहता है दैट ग्लास इज अ मैनमेड सिलिकेट। क्या ग्लास एक मैनमेड सिलिकेट है? यस, इट इज अ मैनमेड सिलिकेट। ग्लास हम मतलब मैनमेड ही तो होता है। यस मैम, तो यानी कि ये भी सही है। क्या ग्लास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है? क्या ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है? नहीं मैम, तो ये गलत है। तो ऑप्शंस 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो 1, 2 एंड 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोडियम स्टीयरेट इज अ सॉल्ट एंड इज यूज्ड। सोडियम स्टीयरेट C17H35 COO minus Na plus, it is a soap, it is a soap, yes। तो यहां पर हम देखें तो इट इज यूज्ड टू मेक अ सोप, तो मैम ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। ये बच्चे अब आपको धीरे धीरे चीजें याद होंगी, तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज पता है कि वो जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, और जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं बच्चे वो आपके PVC से बनते हैं। अब ये नहीं पता था बट अब याद रहेगा। राइट, यस, तो PVC से बनते हैं आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स। क्लियर है? यस मैम, वेरी गुड बच्चे, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज कॉल्ड। अब मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ कि जब आप किसी भी लेट अस से ये था मेरे पास में रबड़, ठीक है, ये था हमारे पास में रबड़, तो यहां पर तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका रबड़ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हमें इसी तरह का और बनाना है, तो एक बार बेटर तरीके से मैं आपको बना के बताती हूँ। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, फिर आप इसको आगे कर लो, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब होता क्या है, जब हम इस तरीके के रबड़ को सल्फर के साथ हीट करते हैं, जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करते हो तो क्या होता है, सल्फर के साथ मिलकर ये क्या करता है, मान लो यहां पर भी आपके पास इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था,
ठीक है, इस तरीके से था आपके पास में। ठीक है मैम, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करोगे तो ये रबड़ है, जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करते हो तो सल्फर जो है वो क्रॉस लिंक्स क्रिएट कर लेता है, दैट इज इनके बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन 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 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कार्बन 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 हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो लेट अस से कि वो यहाँ पर इस तरीके से सल्फर लिंकेजेस कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, आपके सल्फर ने क्रॉस लिंक्स फॉर्म कर लिए रबर के अंदर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनाइजेशन। तो जब भी कोई रबर को आप सल्फर के साथ हीट करते हो तो सल्फर क्रॉस लिंक्स फॉर्म कर लेता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनाइजेशन। राइट, यस। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज वल्कनाइजेशन। तो सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन होता है, सल्फर क्रॉस लिंक्स क्रिएट कर लेता है। परफेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलो पिगमेंट। येलो पिगमेंट कौन सा है, याद है वो जो टेबल हमने पढ़ा था? यस मैम, उस टेबल से आपको समझना है कि ये कौन सा कलर, येलो कलर कौन देता है। तो यहाँ पर बच्चे PbCrO4 जो होता है वो आपका येलो कलर देता है, उस टेबल को याद करना PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि हमें कलर याद होने चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और हम अपने सेशन के एंड पर आ गए हैं। राइट, तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बस अच्छे से अपने सेशन को रिवाइज करना, जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उन्हें एक बार जरूर फिर से गो थ्रू करना, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है। तो पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।